ये कहानी है सना की, जो अपने वालिद के साथ उनकी पुरानी इत्र की दुकान में उनका हाथ बिटाती है और अपने हाथ से इत्र बनाती है। उसके हाथ के बने इत्र पूरे शहर मशहूर होते हैं, मगर एक रात कुछ ऐसा होता है जो सना की जिंदगी को बदल कर रख देता है। सना रात को अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रही होती है। घर का रास्ता कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरता है और जब वो कब्रिस्तान के उस रास्ते पर पहुंचती है, तभी एक जिन को सना की खूबसूरती और उसके इत्र की खुशबू पसंद आ जाती है। फिर वो जिन सना के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आपके रोगंटे खड़े हो जाएंगे। पुराने पाकिस्तान के शहर मुल्तान की गलियों में एक ऐसी जगह थी जहां समय जैसे ठहर सा गया था। वो पुराना बाजार जहां दीवारों पर पुरानी रंगतें उतर चुकी थीं, लकड़ी के झरोखों पर कबूतर बैठे रहते और दुकानों के बाहर मिट्टी की सौंधी खुशबू हर मौसम में महसूस होती थी। बाजार दिन में रौनक से भर जाता, मगर शाम होते ही दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगतीं। बस हवा में मिलती खुशबुओं का मेल बाकी रह जाता। इसी बाजार के कोने पर एक बहुत पुरानी दुकान थी, अत्तर-ए-मोहब्बत। ये दुकान लगभग 100 साल पुरानी थी। लकड़ी की अलमारियों में शीशे की छोटी छोटी बोतलें सजी थीं, किसी में गुलाब, किसी में चमेली, किसी में ऊद और किसी में केवड़ा की भीनी महक। दुकान के भीतर हमेशा एक सुकून भरा साया रहता था, जैसे यह जगह किसी और ही जमाने की हो। इस दुकान के मालिक थे हाजी सलीम साहब, एक नेक दिल, दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी। वो अब ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियों में वक्त के कई किस्से छिपे थे। उनका कहना था, असली अत्तर सिर्फ खुशबू नहीं, इरादा होता है। जिस नियत से बनाओ वही उसकी रूह बन जाती है। उनकी एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी सना। सना 20-22 साल की एक शांत, मेहनती और नेक दिल लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून भरी गहराई रहती, जैसे उनमें भी किसी महक की रूह बसती हो। वो अपने अब्बू की तरह ही अत्तर बनाना सीख चुकी थी। गुलाब, केवड़ा, ऊद, चंदन, हर खुशबू का राज उसे मालूम था। हर सुबह वो अब्बू के साथ दुकान पर आती, शीशियां साफ करती, खुशबू मिलाती और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती। पुराने बाजार के लोग कहते, हाजी सलीम की बेटी सना के हाथों में अल्लाह ने बरकत दी है। उसके बनाए अत्तर से तो दिल भी महक उठता है। समय के साथ हाजी साहब बूढ़े हो चले थे। अब वो दुकान पर कम ही आते, अक्सर घर में कुरान पढ़ते या तस्बीह फेरते रहते। दुकान की जिम्मेदारी ज्यादातर सना पर ही थी और वो इस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाती थी। वो दिन कुछ अलग था। शहर में हल्की धुंध और ठंडी हवा थी, मगर बाजार आज जल्दी बंद हो गया था। शायद आसपास के इलाके में किसी वली का उर्स था, इसलिए सब दुकानदार जल्दी घर लौट रहे थे। सना ने भी जल्दी दुकान समेटने की कोशिश की, मगर तभी एक बुजुर्ग औरत आई। बेटी, वो गुलाबूद वाला अत्तर है क्या? वही जो तुम्हारे अब्बू बनाया करते थे? सना मुस्कुराई। हाँ अम्मा, वही है। जरा रुकिए, मैं निकालती हूं। वो बोतल उठाने गई ही थी कि अचानक तेज हवा चली और मेज पर रखी एक शीशी पलट गई। वो वही थी, गुलाब और ऊद वाला अत्तर, जो अब उसके कपड़ों पर गिर गया। उस खुशबू की तीव्रता ऐसी थी कि सना खुद भी चौंक गई। वो महक किसी जानी पहचानी खुशबू जैसी नहीं थी, जैसे उसमें कुछ और ही असर था, कुछ रहस्यमय, कुछ बेचैन कर देने वाला। उसने जल्दी से दुकान बंद की। रात होने लगी थी और वो घर निकल पड़ी। उसका घर बाजार से ज्यादा दूर नहीं था, मगर बीच में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। वो कब्रिस्तान हमेशा से शांत और सुनसान रहता था। दिन में तो कई लोग उस रास्ते से गुजरते, मगर रात में शायद ही कोई वहां आता। आज क्योंकि देर हो गई थी, कोई रिक्शा भी नहीं मिला। सना ने सोचा, घर बस 2 मोड़ के बाद है, चलकर ही चली जाती हूं। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती जा रही थी। सना ने अपना दुपट्टा कसकर सिर पर लिया और कदम तेज किए, मगर तभी उसने देखा कब्रिस्तान के पास की दीवार के साए में कोई खड़ा है। एक जवान लड़का, लंबा कद, सफेद कपड़े, चेहरे पर अजीब सी गहराई। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में भी चमक रही थीं। सना एक पल को ठिठक गई। उसने सोचा, शायद कोई राहगीर होगा, मगर तभी वो लड़का आगे बढ़ा और मुलायम आवाज में बोला, माफ कीजिए, इतनी रात गए, आप इस रास्ते पर अकेली? सना घबरा गई।
पर फिर भी संयत होकर बोली, मेरे अब्बू की अत्तर की दुकान है बाजार में, आज देर हो गई, सब सवारी चली गई थी तो पैदल ही निकल आई। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ये रास्ता रात में थोड़ा ठीक नहीं होता। सना ने एक पल को सोचा, अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, मगर उसके लहजे में कोई बुरा इरादा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। सना ने हल्की सी हामी भरी। वो लड़का अपनी कार तक गया, एक पुरानी सी मगर चमकती हुई गाड़ी। दोनों चुपचाप बैठ गए। रास्ते में बस कार की हल्की रोशनी और गुलाब ऊद की महक थी। कुछ मिनटों बाद लड़का बोला, ये खुशबू बहुत अजीब है, जैसे इसमें जान हो। सना मुस्कुराई, ये मैंने खुद बनाई है, गुलाब के फूलों और ऊद की लकड़ी से। इसमें थोड़ा कस्तूरी और कुछ पुरानी तरकीबें हैं जो अब्बू ने सिखाई थीं। लड़का बस चुप सुनता रहा, जैसे वो खुशबू में खो गया हो। थोड़ी देर बाद सना का घर आ गया। वो उतरी और बोली, शुक्रिया, आपने तकलीफ की। लड़का बस मुस्कुरा दिया। खुशबू का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने मुझे आपकी ओर खींच लिया। सना कुछ समझ नहीं पाई और अंदर चली गई। दरवाजा बंद करते वक्त उसे लगा, हवा में वही महक अब भी गूंज रही है, मगर अब उसमें कुछ और भी है, एक साया, एक रहस्य। अगली सुबह बाजार में फिर वही पुरानी रौनक थी। पंछियों की आवाज, चाय वालों की पुकार और अत्तरे मोहब्बत के बाहर से गुजरते लोगों की भीनी मुस्कानें, सब कुछ जैसे हमेशा की तरह था। मगर सना के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। रात की वो मुलाकात अब तक उसके जहन में थी। उस अजनबी की आंखें, उसका लहजा और वो बात, खुशबू का शुक्रिया कीजिए जिसने मुझे आपकी ओर खींच लिया। क्या ये महज एक इत्तेफाका था या कुछ और? वो सोचते सोचते दुकान तक पहुंची। अब्बू अंदर कुरान पढ़ रहे थे। उसने झाड़ू लगाई, शीशियां करीने से सजाई और दुकान खोल दी। दिन के पहले ही घंटे में कुछ पुराने ग्राहक आ गए, लेकिन उसके दिल में किसी अजीब उम्मीद की हल्की सी लौ जल रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। दोपहर के करीब जब धूप छज्जों से उतरकर दुकान के फर्श पर बिखर रही थी, सना ने देखा दरवाजे पर वही लड़का खड़ा है, वही सफेद कपड़े, वही शांत चेहरा। सना ने एक पल के लिए निगाह झुका ली। वो धीरे से बोला, मुझे वही अत्तर चाहिए जो कल आपके कपड़ों पर गिर गया था। सना ने बिना कुछ कहे अलमारी खोली, एक बोतल निकाली और बढ़ा दी। लड़के ने बोतल ली, कुछ पल तक उसे देखा, फिर मेज पर रखे पैसे को सना ने गौर किया। 2 गुने। आपने जरूरत से ज्यादा दे दिया है, सना ने कहा। वो मुस्कुराया, आपके बनाए अत्तर की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। इतना कहकर वो बिना और कुछ बोले चला गया। अब ये उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह जब सना दुकान खोलती तो कुछ देर बाद वही लड़का आ जाता। वो वहीं अत्तर खरीदता, कुछ पल बातचीत करता और बिना किसी औपचारिकता के चला जाता। धीरे धीरे सना को उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई। वो उसका नाम नहीं जानती थी, पर जब वो दुकान पर आता तो दुकान की हवा तक बदल जाती, जैसे चारों ओर किसी अदृश्य सुकून का फैलाव हो। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपका नाम? लड़का हल्का मुस्कुराया, नामों का क्या है, सब फानी है। आप चाहें तो मुझे बस साया कह लीजिए। सना मुस्कुराई, अजीब नाम है। लड़का बोला, मैं भी कुछ अजीब हूं। उसकी आंखों में ऐसा रहस्य था जिसे देख सन्ना का दिल हल्का सा कांप उठा। रुत बदलती है, महीने गुजर गए, गर्मी आने लगी, शहर में बारिश नहीं हुई थी। नतीजा ये कि बाग के गुलाब के पौधे सूखने लगे थे। सन्ना की दुकान की रौनक भी अब कम होने लगी, क्योंकि गुलाब और ऊद का वही मशहूर अत्तर अब वो नहीं बना पा रही थी। एक दिन साया दुकान पर आया और हमेशा की तरह वही मांगा, वो गुलाब ऊद वाला अत्तर। सना ने पहली बार निगाह झुकाकर कहा, आज मेरे पास वो अत्तर नहीं है। वो बस कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन जब वो फिर आया तो सना की आंखों में मायूसी देखकर ठहर गया। क्या वजह है? उसने पूछा। सना ने सांस ली और धीरे से बोली, बारिश नहीं हो रही, फूल सूख गए हैं, मेरे पास गुलाब नहीं, इसलिए वो अत्तर नहीं बना सकती। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें गुलाब लाकर दूं तो? सना ने चौंक कर कहा, इतने ताजे गुलाब इस मौसम में कहां से लाओगे?
वो बस बोला, तुम भरोसा रखो। अगले ही दिन सुबह सना ने दुकान का दरवाजा खोला तो बाहर गुलाबों की टोकरी रखी थी। ऐसे गुलाब जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, रंग में गहरे, महक में नशे जैसे। हर फूल से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। सना की आंखों में चमक आ गई। वो समझ नहीं पाई कि इतनी गर्मी में इतने ताजे फूल कहां से आए। थोड़ी देर बाद साया दुकान पर आया। कैसे लगे? उसने पूछा। जैसे किसी और दुनिया के हों, सना ने कहा। वो हल्का मुस्कुराया। किसी हद तक सही कहा तुमने। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी कांच की शीशी निकाली। अंदर किसी नीले रंग का तरल था। इसे पानी में मिलाकर गुलाब के पौधों पर छिड़क देना, उसने कहा। देखना, ये सूखे पौधे फिर से जी उठेंगे। सना ने हैरानी से शीशी ली, मगर कुछ पूछा नहीं। शायद उसके दिल में अब भरोसा था, या शायद अब डर नहीं था। दिन बीतते गए। सना ने वो नीला तरल पानी में मिलाकर गुलाब के पौधों पर छिड़क दिया। 3 दिन बाद उसने देखा कि पौधे फिर से हरी कोंपलों से भर गए हैं। फिर गुलाब खिले, मगर इस बार कुछ अलग था। उन गुलाबों की खुशबू में कुछ जीवंत था। ऐसा लगता था जैसे फूल भी सांस ले रहे हों। सना जब उनके अत्तर बनाती तो पूरी दुकान में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती, एक नशा, एक खिंचाव। लोग कहते, सना, तेरे अत्तर में अब कुछ और ही बात है, ये महक दिल में उतर जाती है। लेकिन सना खुद जानती थी, अब उसके अत्तर में किसी और की रूह की खुशबू भी घुल चुकी थी। एक शाम जब हाजी सलीम साहब दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि सना रोज किसी खास ग्राहक के लिए एक ही बोतल बनाती है। ये रोज कौन आता है बेटी? उन्होंने पूछा। सना झिझक कर बोली, एक जनाब हैं, वही जो रात उस दिन मेरी मदद को आए थे। वो रोज यही अत्तर लेने आते हैं। हाजी साहब की भौहें सिकुड़ गईं। रोज एक ही खुशबू, रोज। अजीब बात है। सना ने बस इतना कहा। शायद उन्हें ये खुशबू पसंद है, मगर उसके दिल में अब सवालों का एक सैलाब था। वो कौन है? वो कहां से लाता है वो नीला तरल? और क्यों उसकी नजरों में हमेशा वो रहस्यमय ठहराव रहता है? उस रात जब सना सोई तो खिड़की से आती ठंडी हवा में वही खुशबू तैर रही थी, गुलाब और ऊद की। मगर उसमें अब एक और महक थी, जैसे किसी रूह का स्पर्श। सना का दिल धड़क उठा। क्या वो लड़का सच में इंसान है? रात गहरी थी, चांद अधूरा था और हवा में वही गुलाब और ऊद की महक घुली हुई थी। वही महक जो अब सना की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात सना की नींद बार बार खुल रही थी। उसके जहन में वही चेहरा घूम रहा था, साया। वो लड़का जो हर दिन आता, वही अत्तर ले जाता और बिना कुछ कहे चला जाता। अब उसे महसूस होने लगा था कि इस खुशबू में कोई रहस्य है, क्योंकि जब भी साया दुकान पर आता तो हवा का तापमान बदल जाता, जैसे मौसम एक पल को ठहर जाता हो। बोतलें हल्की हल्की खनक उठतीं और फूलों की महक अचानक तीव्र हो जाती। सना अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुकी थी। वो जानना चाहती थी, आखिर साया कौन है। एक रात सना ने तय किया, कल जब वो अत्तर लेने आएगा तो मैं उसका पीछा करूंगी। सुबह हमेशा की तरह दुकान खुली। सना ने नया अत्तर तैयार किया, वही गुलाब और ऊद वाला। कांच की शीशी में जैसे सूरज की रोशनी चमक रही थी। दोपहर ढलने पर साया आया। वही मुस्कुराहट, वही आंखें जिनमें अनकहे राज छिपे थे। उसने अत्तर लिया, पैसे रखे और चला गया। सना ने जल्दी से दुकान बंद की और दूर से उसका पीछा करने लगी। वो चुपचाप गली के पीछे पीछे चली। साया बाजार की भीड़ से निकलकर पुराने रास्ते की ओर बढ़ा। सना ने देखा कि वो रास्ता कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। रात उतर चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। साया कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर गया। सन्ना कुछ दूरी पर रुक गई। वो अपने डर को दबाते हुए पेड़ के पीछे छिप गई। कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज। साया कुछ देर तक एक पुरानी कब्र के पास खड़ा रहा। फिर उसने वही शीशी निकाली, उसमें से कुछ बूंदें जमीन पर टपकाईं और अगली ही पल वो गायब हो गया। सना की आंखें फैल गईं, उसका गला सूख गया। वो आगे बढ़ी, मगर वहां सिर्फ वो शीशी पड़ी थी, खाली, मगर अब भी महक रही थी। वो पीछे हट गई। डर के मारे उसके कदम कांप रहे थे, दिल में सवालों का तूफान। वो इंसान नहीं था तो क्या था? अगली सुबह जब सना दुकान पर पहुंची
तो उसने तय किया कि अब वो सब जानकर ही रहेगी। उस दिन जब साया फिर आया तो सना ने सीधा पूछा, आप कौन हैं? साया चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे सदियों का बोझ हो। कल रात मैंने आपको देखा, सना ने कहा। आप कब्रिस्तान में गए और फिर गायब हो गए। आप आखिर हैं क्या? कुछ पल तक साया ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीरे, बहुत शांत आवाज में बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? सना ने सिर झुका लिया। लगा था, मगर सच्चाई जानना डर से जरूरी लगा। साया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इंसान नहीं हूं सना, मैं जिन हूं। सना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, जिन? साया ने सिर झुका लिया। हां, बहुत साल पहले जब यह शहर नया था, मैं भी इंसानों में रहता था। मेरी रूह एक खुशबू से बंध गई थी, गुलाब और ऊद की महक से। मैं मर गया, मगर मेरी रूह उस महक से अलग नहीं हो सकी। जब भी कोई इंसान वही अत्तर बनाता है, मैं उसकी ओर खिंच जाता हूं। सना की सांसें तेज हो गईं। तो उस रात जब अत्तर मेरे कपड़ों पर गिरा था, हां, साया ने कहा, वो खुशबू तुम्हारे कपड़ों से निकली और मुझे तुम्हारी ओर खींच लाई। उसी दिन से मैं तुम्हारे करीब आ गया। सना ने डर और जिज्ञासा के बीच पूछा, तो तुम रोज वही अत्तर क्यों खरीदते हो? साया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वही मेरा अस्तित्व है, वही मेरी सांसें हैं। अगर वो खुशबू मिट जाए तो मैं भी मिट जाऊंगा। खामोशियां और एहसास। सना अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि किसी अनकहे एहसास से। उसने धीरे से कहा, अगर तुम जिन हो तो मुझसे क्यों मिलते हो? साया ने कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारे अत्तर में इंसानियत की खुशबू है और उसमें वो रूह है जो मेरे वजूद को सुकून देती है। तुम बनाती नहीं, महसूस करती हो। तुम्हारे बनाए हर अत्तर में तुम्हारा दिल शामिल होता है। सना के गालों पर हल्की सी नमी उतर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई। साया ने बस कहा, मुझे अब जाना होगा, सूरज डूबने से पहले। क्या तुम फिर आओगे? सना ने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराया, जब तक तुम्हारी खुशबू जिंदा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया। सना बस देखती रह गई। उसके जाते वक्त हवा में वही गुलाब और ऊद की खुशबू फैली हुई थी, मगर अब उसमें एक तन्हाई की छाया भी थी। रात का सन्नाटा गहरा था। बाहर हवा में गुलाब और ऊद की वही महक तैर रही थी, मगर इस बार वो महक सना को सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि किसी अनहोनी की आहट लग रही थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। तस्बीह फेरते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मन में एक ही सवाल था, क्या अब मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? कई दिन बीत गए, साया नहीं आया। न कोई खुशबू महसूस हुई, न उसकी कार की आवाज, न वो साया जो दुकान के दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता था। सना हर सुबह दुकान खोलती, गुलाब और ऊद का अत्तर सजाती, मगर अब वो खुशबू भी अधूरी लगती। उसकी महक में जैसे कोई रूह गायब हो गई थी। अब्बू ने पूछा, बेटी क्या हुआ है? अब तो तेरे अत्तर की खुशबू में भी वो पुरानी मिठास नहीं रही। सना बस मुस्कुरा दी। शायद मौसम बदल गया है अब्बू। मगर वो जानती थी, मौसम नहीं बदला, जिंदगी बदल गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सना ने देखा कि दुकान के बाहर एक अजनबी टोकरी रखी है। उसमें वही लाल गुलाब थे, वही जो कभी साया लाया करता था। सना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो गुलाबों को अंदर लाई। महकते हुए फूलों में एक चिट्ठी रखी थी। कागज पुराना था, लेकिन उस पर साया की लिखावट थी। सना, मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। इंसानी दुनिया में ज्यादा देर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तुम्हारी खुशबू ने मुझे सुकून दिया और मेरी रूह को चैन मिला, मगर अब मुझे लौटना होगा उसी जगह जहां से मैं आया था। इन फूलों को आखिरी बार तुम्हारे लिए छोड़ा है। इनसे जो अत्तर बनाओगी उसमें मेरा अक्स रहेगा। जब भी वो खुशबू महसूस हो, समझ लेना मैं पास हूं। सना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने उस टोकरी को सीने से लगा लिया। वो जानती थी ये खुशबू की आखिरी निशानी है। उस रात सना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने दिए जलाए, गुलाबों की पंखुड़ियां निकाली, ऊद की लकड़ी पीसी और धीरे धीरे सबको कड़ाही में मिलाया। कमरे में खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो जमीन से आसमान तक पहुंच रही थी। सना की आंखों से बहते आंसू भी अब उस खुशबू में घुल गए थे। जब उसने अत्तर की पहली बूंद शीशी में भरी
तो उसे लगा जैसे कोई हल्की आवाज आई। सना। वो मुड़ी। कोई नहीं था, मगर कमरे की हवा बदल गई थी। फिर खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ वही एहसास लौटा, साया की मौजूदगी। जैसे वो अब भी वहां था, जैसे खुशबू उसकी रूह बन चुकी हो। सुबह जब हाजी सलीम साहब अंदर आए तो दुकान से आती अजीब महक पर रुक गए। बेटी, ये कैसी खुशबू है, इतनी गहरी, इतनी जिंदा? सना ने धीमे से कहा। अब्बू, ये किसी की आखिरी निशानी है। उन्होंने कुछ और नहीं पूछा, बस देखा कि उनकी बेटी की आंखों में अब भी किसी अनकहे अलविदा का साया है। वक्त गुजर गया। हाजी सलीम का देहांत हो गया। सना ने दुकान संभाल ली। अत्तर मोहम्मदिया अब भी पुराना था, मगर उसकी खुशबू में एक नई कहानी बस गई थी। लोग कहते, सना का बनाया अत्तर आज भी वैसा ही है, जैसे उसमें कोई रूह बसी हो। कभी कभी कोई ग्राहक पूछता, बीबी, ये अत्तर इतना अनोखा कैसे है? सना बस मुस्कुरा देती, क्योंकि ये एक मोहब्बत की खुशबू है जो कभी मरी नहीं। हर शाम जब सना दुकान बंद करती तो एक हल्की हवा चलती और उस हवा में वही महक उठती, गुलाब और ऊद की, जिसमें अब किसी अदृश्य आवाज की गूंज होती। मैं यही हूं सना, जब तक तुम्हारी खुशबू जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। सना की आंखें भीग जातीं, मगर उसके होंठों पर मुस्कान होती। वो जानती थी साया अब खुशबू बन चुका है। कई साल बाद मुल्तान के उसी पुराने बाजार में एक नौजवान लड़की अपने अब्बू के साथ नई दुकान खोल रही थी। साइन बोर्ड पर लिखा था, अत्तर ए सना। कहते हैं उसकी बनाई खुशबू में भी वही पुराना असर है। लोग कहते हैं ये खुशबू दिल को छू जाती है। कोई नहीं जानता कि हर बार जब वो लड़की गुलाब और ऊद को मिलाती है तो हवा में कोई अदृश्य साया मुस्कुरा उठता है और दुनिया फिर से महकने लगती है।